वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। हमारी ये जो प्रिपरेशन है इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम जो टेस्ट होते हैं जॉब से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट है, या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट है, या लेक्चरर का टेस्ट है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट है, या इसके अलावा हमारे पास कोई एसएसटी का टेस्ट है। जितने भी टेस्ट पाकिस्तान में फ़िज़िक्स से रिलेटेड होते हैं, इस तैयारी से, इस प्रिपरेशन से इंशाल्लाह वो सारे टेस्ट हम उसको अटेम्प्ट करने में और उसको क्लियर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास ये पूरा प्लान है जिसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो क्लियर कर लें कि पाकिस्तान में जो जॉब के टेस्ट होते हैं, जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड होते हैं, हमें तैयारी उसके मुताबिक करनी है। ये ना तो आईआईटी का एग्ज़ाम है, ना ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है, ना ये इंडियन जीमेन है, ना ये पीएचडी का टेस्ट है, ना ये जीआरई इंटरनेशनल है। इसलिए हमने ख़्याल करना है कि हमारी जो तैयारी है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो कंसाइज़ हो और प्रिसाइज़ हो। कंसाइज़ और प्रिसाइज़, ठीक है। प्रिसाइज़ का मतलब है कि हम अपने टारगेट के करीब करीब रहें, हम वही चीज़ें डिस्कस करें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम उन्हीं चीज़ों को टारगेट करें, हम उन्हीं चीज़ों को फोकस करें जिससे रिलेटेड हमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो हमें उन्हीं चीज़ों को टारगेट करना है। एक और बात है कि हमें यहाँ पर कोई ये नहीं जहन में रखना कि जी मैंने एफएससी को तैयार करना है, मैंने बीएससी को तैयार करना है। हमने जब एक टॉपिक तैयार करना है तो उसको एफएससी से भी तैयार करना है, मैट्रिक से भी करना है, बीएससी से भी करना है। और तरीका ये होगा कि चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। इसलिए अगर कभी आपको ये लगे कि यार, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एफएससी को टच किए, उनको बहुत अरसा हो गया है। इसलिए आपने सब्र का मुजाहरा करना है, हमने ग्राउंड से चलना है, हमने शुरू से चलना है, ठीक है। हमने उसको ग्रेजुअली आगे की तरफ लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको आगे की तरफ लेके जाना है। एकदम से हमने मास्टर लेवल पे नहीं पहुंचना। इसलिए अगर कोई चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपको ऑलरेडी आप उसमें परफेक्ट हैं, तो हो सकता है कि दूसरे ना हो, तो दूसरों को आप मौका दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाएं और उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करें, उसी तरह से टारगेट करें जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आने हैं। एक बात अपने जहन में बिठा लें, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल आज तक नहीं आए। जितने भी एमसीक्यूज़ के पेपर हुए हैं 2012 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में, आज तक जितने भी एमसीक्यूज़ टाइप पेपर हुए हैं उसमें टाइम कम होता है, टाइम शॉर्ट होता है। इसलिए पहली तो बात है कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है। और अगर होते भी हैं तो उसमें कोई बहुत लेंथी वाले नहीं होते, ठीक है। इसलिए बाज़ कुछ लोग इंडियन जो किताबें हैं एंटी टेस्ट के हवाले से उनको देखकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनसे रिलेटेड हमारे पास यहाँ टेस्ट में सवाल नहीं आने। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, हमारा फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1। और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस तरह से एमसीक्यूज़ आता है, और हर टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हुआ करेंगे वो भी आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी फिज़िक्स एंड मेजरमेंट को। और हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। बच्चों, फ़िज़िक्स में फैक्ट्स पे बात होती है, फिगर्स पे बात होती है, मेजरमेंट्स पे बात होती है। फ़िज़िक्स है ही सारी की सारी मेजरमेंट पे बेस। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब क्वांटिटी जो होती है, ऑब्वियसली ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आपको ये सबको पता है कि ये ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको मेजर किया जा सकता हो। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर ना किया जा सकता हो वो फ़िज़िक्स में नहीं आती। मिसाल के तौर पर इमोशंस, मेरा अब्बू मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, फ़लाँ बच्चा बहुत अच्छा है, फ़लाँ बंदा बहुत बुरा है, ठीक है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इमोशंस, एक्सप्रेशंस वगैरह, उनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो
उनको हम फिज़िक्स में नहीं पढ़ते। फ़िज़िक्स में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो हम मेजर कर सकेंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन है जी? हमें वैसे डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलें, हमने चूँकि स्टार्ट लेना है फ्रॉम बेस, हमने पहले अपनी बेस बनानी है, इसलिए हमें चीज़ों को डिफ़ाइन भी थोड़ा सा हमें उसको देखना होगा। इसको अच्छा, चीज़ों को याद नहीं करना हमने, ये भी आपने ज़हन में रखना है। हमने उनको उनके साथ क्या करना है, हमने उन चीज़ों को अप्लाई करना है, हमने चीज़ों को सीखना है। ये बात जहन में बिठा ले, याद कुछ नहीं करना। मेजरेबल क्वांटिटीज़, देखें वर्ड मेजरेबल सबसे पहले आया है, ठीक है जी। तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इवेंट्स, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड ऑल द फिजिकल लॉज बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब फिजिकल क्वांटिटी की ये डेफिनेशन बड़ी अजीब सी और यूनिक सी है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, इवेंट्स को मेजर करते हैं हम इसकी मदद से। किसी भी सिस्टम की स्टेट से मुराद उस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, उस सिस्टम का अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना है, ठीक है जी, उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की जो स्टेट होती है, अगर उस स्टेट को लिखना हो, ठीक है, अगर उस स्टेट को एक्सप्रेस करना हो या इवेंट्स को एक्सप्रेस करना हो या फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं, फ़िज़िक्स के जो कानून हैं, उन कवानीन को अगर एक्सप्रेस करना हो तो उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर हमने टारगेट किस किस को किया, एक तो हमने यहाँ पर टारगेट किया वेरिएबल्स, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया, वो ये बन गया कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को या किसी भी इवेंट को या किसी भी फिज़िक्स के लॉ को अगर वेरिएबल्स की शक्ल में लिखना हो तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। तो ये है हमारा टारगेट, हमने किस चीज़ को टारगेट करना है और टारगेट करके MCQs कैसे निकालना है उसके अंदर से। अच्छा जी, तो यहाँ पर एग्जांपल देखें जी, F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है, ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ आपको नज़र आ रहा है और इसके साथ ही आपको आगे नज़र आ रहा है हमारा कूलम्स लॉ। ये फंडामेंटल लॉज हैं फिज़िक्स के, ठीक है, और इन लॉज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा जी, इन अबव एग्जांपल 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ फिज़िक्स आर डिस्क्राइब्ड बाय फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब आपको समझ आया कि हमने फिज़िकल क्वांटिटी को याद नहीं करना बल्कि टारगेट करना है। हमने चीज़ों को याद नहीं करना, उनको टारगेट करना है। और कैसे हमने इसको टारगेट किया ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं जी। तो फिज़िकल क्वांटिटी के बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ गई। टाइप्स हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 ही टाइप्स हैं, बेस और ड्राइव्ड। ठीक है, बेस जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये नहीं कि इसको इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखें हमारा यहाँ पे टारगेट एरिया क्या है, हमारा टारगेट एरिया है कि बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि आप इसको इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लेंथ को डिफाइन कर दिया कि जी जो लेंथ है ना वो एक रॉड है जो हमने फ्रांस में एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उस रॉड की जो लेंथ है उस लेंथ को हमने 1 मीटर का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मैस, इसी तरह से टाइम। तो हमने क्या किया, इन क्वांटिटीज़ को हमने डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं ली बल्कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंटली खुद से डिफ़ाइन हो सकती हैं। तो इनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये सिर्फ 7 हैं, सिर्फ 7 हैं। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं इनको डिफ़ाइन करने के लिए, इनकी डेफिनेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बेस क्वांटिटीज़ की। यानी कि बेस क्वांटिटी खुद को डिफ़ाइन करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से डिफ़ाइन हो जाती है। लेकिन बेस के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी से डिफ़ाइन किया जाता है, बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। मिसाल के तौर पर मेरे पास लेंथ है, ठीक है, और लेंथ के साथ मेरे पास टाइम है, ये दोनों बेस क्वांटिटीज। लेकिन ये लेंथ और टाइम को मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया स्पीड। क्लियर हो गया। तो किस तरह हम बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड करके, स्पीड मेरे पास होती है लेंथ
ओवर टाइम। ठीक हो गया। और टाइम, बच्चों फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है और उससे नई क्वांटिटीज़ हासिल की जा सकती हैं। लेकिन याद रखें, जब आप दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको क्या करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ लेंथ और टाइम को। क्या ऐसा करना मुमकिन है? नो, ये गलत है। आप दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, आप उनको डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते, आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि आप एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही ऐड कर सकते हो और एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखें जी, मेरे पास हमने पढ़ा है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों अब इक्वेशन के इस तरफ ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिए डिस्टेंस को, तो फिर ये क्वांटिटी क्या होगी? डिस्टेंस। ये क्वांटिटी क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही ऐड किया और वो बराबर भी डिस्टेंस के ही है। तो हालांकि ये है वेलोसिटी और टाइम, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस ही आएगा। इसके यूनिट निकाल के देखो, डिस्टेंस ही आएगा, इसके यूनिट डिस्टेंस के ही हैं। और ये जो हाफ AT स्क्वायर है, इसके यूनिट निकाल के देखो, ये भी डिस्टेंस ही है। तो आप दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। हमने किसके ऊपर टारगेट करना है? इसके ऊपर टारगेट करना है। ये MCQs हो सकता है पेपर में कि जी वो कौन सी तीन क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से तमाम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो वो सिर्फ तीन हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये हो गई बेस क्वांटिटीज़ और उसकी आगे टाइप्स। तो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी बच्चों, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, आपको पता चल गया है ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी है, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, टॉर्क वगैरह। ठीक है, तो ये हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। अच्छा, एंड पे लिखा हो विच आर 3 मैजिकल क्वांटिटीज़। बताइए वो कौन सी तीन मैजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से आप तमाम क्वांटिटीज़ को, तमाम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो पीछे बात हो चुकी है, लेंथ, मास एंड टाइम। चलें जी, उसके बाद हमारे पास है जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट। यूनिट बहुत ज़रूरी है। अब फिज़िकल क्वांटिटी क्या करती है? हमने कहा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी एक वेरिएबल है जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उस वेरिएबल को मापना भी तो है, उसकी मेजरमेंट भी तो करनी है। तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अ वेल डिफाइंड एंड इनवेरिएबल स्टैंडर्ड इज़ कॉल्ड अ यूनिट। यानी कि हमने कुछ स्टैंडर्ड खुद से बना लेने हैं, कुछ मेयार हमने खुद से बना लेने हैं और उन स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट बोलते हैं। उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम चीज़ों को मेजर करेंगे, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे, तो उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलेंगे यूनिट्स। बच्चों इन स्टैंडर्ड्स की दो खूबियां हैं, ठीक है जी। एक तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा ये इनवेरिएबल होना चाहिए। अब हमारा टारगेट एरिया क्या है? हमारा टारगेट एरिया है वेल डिफाइन और स्टैंडर्ड। तो यूनिट को होना चाहिए वेल डिफाइन और इसको होना चाहिए स्टैंडर्ड। ठीक है जी। वेल डिफाइन से क्या मुराद है कि इसको जब आप डिफ़ाइन करें तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से आप डिस्क्राइब करें और पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता हो। और इनवेरिएबल होना चाहिए, ये ना हो कि अमेरिका में जो यूनिट है वो आपका यही यूनिट, ये कुछ और इसकी वैल्यूज़ हों और इसी यूनिट को अगर आप पाकिस्तान में यूज़ करें तो इसकी वैल्यूज़ कुछ और हों। यानी कि यूनिट आप दुनिया में किसी भी जगह इस्तेमाल करें, ये यूनिट सेम होना चाहिए। मसलन आपने मीटर जो है वो एक यूनिट बनाया है लेंथ का। अब मीटर एक रॉड है, ठीक है, जो हमने जब स्टैंडर्ड सेट किया तो हमने कहा कि जी इस रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी। ठीक है। अच्छा, अब 1 मीटर लेंथ जो है उस रॉड की, ठीक है, वो लेंथ अमेरिका में भी उतनी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी उतनी होनी चाहिए, अफ्रीका में भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह पे वो एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको इनवेरिएबल होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी हाउ वी मेजर क्वांटिटी। हम क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं? अ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज़ कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल लेंथ इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड मीटर स्टिक।
तो हम मेजर कैसे करते हैं क्वांटिटीज़ को? बच्चों हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, हमने कहा कि जी 1 मीटर जो है ना वो इतनी लेंथ है। अब किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी होगी ना तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। जी बच्चों, तो स्टैंडर्ड की बात हो रही थी, तो उसके बाद हमने देखा कि हम क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। उसमें सबसे पहले है उसको वेल डिफ़ाइन होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है जी। उसके बाद ईज़िली अप्रोचेबल, मतलब वो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी पहुंच में हो, ठीक है। कोई ऐसा स्टैंडर्ड आप ना रख दें जो कॉस्टली हो या जो सबकी अप्रोच में ना हो। यानी कि फ़र्ज़ करें मैंने कोई क्वांटिटी मेजर करनी है और मुझे कोई यूनिट या कोई स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड ऐसा हो कि मैं भी उसको यूज़ कर सकूं, हर कॉमन मैन उसको यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद इन वेरिएबल विद टाइम एंड स्पेस, यानी कि ये ना हो कि आज उस स्टैंडर्ड की वैल्यू आपने कुछ और सेट की है और पता चले कि 1 साल गुजरने के बाद वो स्टैंडर्ड की वैल्यू कुछ और हो गई है, ठीक है, या कुछ 5 महीने गुजरने के बाद उसकी वैल्यू कुछ और हो गई है। तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पेस में भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप उसे फ्रांस में रखें तो भी वो सेम रहे वैल्यू, अगर उस स्टैंडर्ड को उठा के आप ला के पाकिस्तान में रख दें तो वहाँ पर भी आकर उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली ना आए। उसके बाद शुड इन वेरिएबल अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। बच्चों फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। मसलन वो जो रॉड की बात हो रही है, उस रॉड को मैंने फ्रांस में हमने रखा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि हमने जिस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, आपको पता है कि रॉड किसी न किसी मटेरियल का तो बना होगा ऑब्वियसली। अब जो फ़र्ज़ करें वो किसी मेटल का बना हुआ है, तो मेटल्स के ऊपर टेम्परेचर का असर होता है, ठीक है जी। आपको पता है गर्मियों में मेटल्स जो हैं वो फैल जाते हैं और सर्दियों में सुखड़ जाते हैं। तो फ़िज़िकल कंडीशन जिनके अंदर आपने वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, वो फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई तब्दीली ना आए, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी हम। यूनिट की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बेस, लेकिन टाइप्स तो 2 ही हैं बेसिक, लेकिन मैंने इनको 4 में डिवाइड किया है क्योंकि हमने टारगेट करना है कुछ चीज़ों को। अच्छा जी, बेस यूनिट्स ये सिर्फ 7 हैं क्योंकि बेस क्वांटिटी भी 7 हैं। ड्राइव यूनिट जो हैं वो तमाम यूनिट, दुनिया में जितने भी यूनिट हैं 7 के अलावा वो सारे ड्राइव हैं। उसके बाद जी सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ 2 हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन जो है ये 2 डायमेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं, 2D में यूज़ करते हैं प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए। मसलन ये जो हमारा एंगल है, ठीक है जी, ये वाला एंगल ये 2 डायमेंशन में है तो ये प्लेन एंगल है, इस एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन। और इसके अलावा अगर एंगल 3D में हो, जिस तरह कोन होती है कोन, ठीक है, तो अगर एंगल हमें इस तरह का हो 3D में, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कोन की शक्ल में, ये एंगल 3 डायमेंशन में चला जाता है। तो 3 डायमेंशन में मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। तो यहाँ पर जो टारगेट हमारा हुआ वो किसके ऊपर हुआ, रेडियन के ऊपर और स्टेरेडियन के ऊपर, ठीक है जी। ये क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने एक चीज़ रखी है स्पेशल यूनिट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको लाजमी टारगेट करना है। यहाँ से कोई ना कोई MCQ ज़रूर आता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट साथ में दूंगा, मैंने जानबूझ के उसको शामिल नहीं किया। हमारे जो 3 बेस यूनिट है ना, लेंथ, मास एंड टाइम, इनकी जो डेफिनेशन है कि 1 मीटर लेंथ किसको बोलते हैं, 1 सेकंड टाइम किसको बोलते हैं, 1 किलोग्राम मास किसको बोलते हैं। बच्चों ये आपने क्या करना है, ये आपने देखना है इसकी डेफिनेशन को और उसकी डेफिनेशन से आपने MCQs खुद बनाना है। क्लियर होगी बात। इसके अलावा जो 7 बेस यूनिट्स हैं वो भी आपने याद करने हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें से MCQs हमें किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन बहरहाल उसको देखना ज़रूर है आपने। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हमने ये नहीं देखना कि फ़र्स्ट ईयर की किताब में क्या लिखा है या BSc की किताब में, हमने टारगेट करना है अपनी चीज़ों को जिससे हमारे MCQs आने। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी स्पेशल यूनिट्स के ऊपर और हमारा ख़ास टारगेट रहेगा स्पेशल यूनिट के ऊपर, ठीक है जी। तो स्पेशल यूनिट में हमारे पास है जी लाइट ईयर। सबसे पहले लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का, और ये कितना है, वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है। आपको पता ही है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में तय करती है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ और 1 साल में कितने सेकंड होंगे, 365 डेज़ होते हैं और 24 घंटे होते हैं
60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए तो जो भी वैल्यू आएगी मीटर्स में आएगी, वो वैल्यू वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, उसको हम लाइट ईयर बोलेंगे। उसके बाद क्योरी जो है इसको हम रेडियो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, दिस वन, इस पे ख़ास टारगेट करना है। ये ऑलरेडी 2 दफ़ा पीपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, एफपीएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, इसको हम पर सेकंड, ठीक है जी, पर सेक आप इसको बोल सकते हैं, पार सेक भी बोल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। ये पर सेकंड नहीं है, ये पार सेक है या पर सेक है, ठीक है, जो भी आप कहें ठीक है, लेकिन ये पर सेकंड नहीं है। ये 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। अब पेपर में एमसीक्यूज़ कैसे आएगा कि 1 पार सेक जो है वो कितने लाइट ईयर के बराबर है या कितने मीटर्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर वो पूछें कि वो कितने मीटर के बराबर है तो आप इस लाइट ईयर को मीटर में चेंज कर लेंगे। ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली हुई है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.26 से तो वो बराबर आएगा 1 पर सेक। उसके बाद हॉर्स पावर, ये आमतौर पर अमेरिका में यूज़ किया जाता है, यूनिट अभी भी यूज़ किया जाता है। हॉर्स पावर जो है ये पावर का यूनिट है और 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद रदरफोर्ड जो है इसको भी, ये भी एटॉमिक यूनिट है, इसको भी हम रेडियो एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये बराबर होता है 1496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर के। उसके बाद माइक्रोन, ये भी लेंथ का यूनिट है और 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻6 मीटर होता है। उसके बाद एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस का या लेंथ का यूनिट है और 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एमसीक्यूज आ सकता है यहाँ से। जी, 3 बेस क्वांटिटीज़ के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट दुनिया में क्या है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी हैं। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। डिस्टेंस का जो लार्जेस्ट यूनिट है वो पारसेक है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको टारगेट करना है। लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डिस्टेंस का वो है प्लैंक लेंथ। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये -35 है, इसकी वैल्यू -35। 1 प्लांक लेंथ किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर। उसके बाद मैस का जो लार्जेस्ट यूनिट है उसको हम बोलते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट जो है ये बराबर है 1.4 टाइम्स मैस ऑफ सन, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैस का वो है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम का जो लार्जेस्ट यूनिट है वो है योटा सेकंड। योटा सेकंड जो है ये बराबर है 31.7 × मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रिलियन ईयर। ट्रिलियन से भी आगे, 1000 ट्रिलियन से भी आगे क्वाड्रिलियन, 31.7 क्वाड्रिलियन। लेकिन जो हमारी एज है यूनिवर्स की वो तो सारी 13.8 बिलियन ईयर है। अगर हम एज ऑफ यूनिवर्स निकालें तो एज ऑफ यूनिवर्स है हमारे पास 13.8 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब है कि अभी हमारी यूनिवर्स की एज 1 योटा सेकंड भी नहीं हुई। अच्छा जी, उसके बाद टाइम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम कितना होता है? ये होता है जी 10⁻⁻45 सेकेंड, 10⁻⁻45 सेकेंड। तो यहाँ से आपको टारगेट समझ आ गया किस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज आएगा और कैसे आपने टारगेट करना है। आगे बढ़ते हैं जी हम। जी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक एमसीक्यूज आने का चांस होता है, यहाँ से चांस होता है, ज़रूरी नहीं। अच्छा जी, हमारे पास जो सबसे ओल्ड यूनिट है, सबसे ओल्डेस्ट जो
हमारे पास यूनिट सिस्टम है वो है जी FPS सिस्टम। इसको हम ब्रिटिश या रॉयल सिस्टम भी बोलते हैं। F से मुराद है फुट, P से मुराद है पाउंड और S से मुराद है सेकेंड। इट इज़ आल्सो नोन एज FPS सिस्टम, वन ऑफ नोन ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन ओल्ड टाइम्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ को इंच में भी मेजर करते हैं, फुट में भी करते हैं, यार्ड में भी करते हैं, फैदम में भी करते हैं, मैस को ग्रेन में भी करते हैं, ऑन्स में भी करते हैं, पाउंड में भी करते हैं, ड्रैम में भी करते हैं। यहाँ से कोई एक MCQ आ सकता है कि 1 ड्रैम किसको बोलते हैं, 1 ग्रेन किसको बोलते हैं, 1 इंच कितने मीटर के बराबर होता है, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, 1 फैदम कितने फुट के बराबर। तो ये जो आपस में इनकी कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन से कोई भी जो है MCQs आपको बन के आ सकता है। अब ज़रा बारी बारी हम सारे यूनिट सिस्टम्स को देख लेते हैं। तो FPS सिस्टम जो है उसमें लेंथ को फुट से मेजर करते हैं, मैस को पाउंड से मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे इस सिस्टम के अंदर किसी क्वांटिटी का यूनिट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, उसका तरीका समझ लें। उसका तरीका ये होगा, सबसे पहले आप उस क्वांटिटी के जो SI यूनिट्स हैं या उस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करें। ठीक है, सबसे पहले मसलन मेरे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, और आपको पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, मैस और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैस तो बेस क्वांटिटी है, यानी कि जो भी आपके पास क्वांटिटी आए उसको सबसे पहले उसकी इक्विवेलेंट बेस क्वांटिटीज़ में लिखें। तो बेस क्वांटिटीज़ को रट्टा मारना ज़रूरी है। मैस तो बेस ही है, मैस ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। और अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो सकता है स्पीड ओवर टाइम। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये हमारे पास आ गया मैस, स्पीड की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये टाइम पहले से ही है। अब ये देखें, मैस डिस्टेंस टाइम टाइम। तो सबसे पहले आपने किसी भी क्वांटिटी को उसकी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारी SI सिस्टम में, उसमें कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आगे आपने उसको यूनिट दे देने हैं। मैस को क्या दे दें जी, पाउंड। पाउंड को हम LB से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को फुट और टाइम को सेकंड। तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट है जी, ये फोर्स का यूनिट है। और किस सिस्टम में है, ये है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में, रॉयल सिस्टम में या FPS सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। ये SI सिस्टम से मिलता जुलता है। इसमें लेंथ के लिए हम वही यूनिट जो SI में यूज़ करते हैं, मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। आगे बढ़ते हैं जी। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS और FPS सिस्टम, तो ये भी मैंने आपके सामने कर दिया है। आगे करें जी। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो हमारे यूनिट्स हैं, यहाँ भी टारगेट ज़रूर करना है। ये देखें, ये कॉलम जो है, इस कॉलम के ऊपर हमने टारगेट करना है। बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो MKS में तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन CGS सिस्टम में उसको हम गाल बोलते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन के यूनिट को CGS में लिखूं तो वो क्या होगा, ये देखें। अच्छा जी, हमें अभी भी ये सॉल्व किया कि जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास क्या आया था, डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर। अब डिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या है हमारे पास, CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर, और टाइम की जगह सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको बोलते क्या हैं हम, गाल। ये भी टारगेट हो गया। MCQ इस तरह भी आ सकता है कि गाल बराबर किसके है। उसके बाद जी कैपेसिटेंस का यूनिट जो है फेरेड, U। ठीक है जी।
उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो ज़ाहिर बात है ESU पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है हमारे पास CGS सिस्टम में वो है स्टैट वोल्ट। हमारे पास जो SI सिस्टम है उसमें क्या है, वोल्ट है, लेकिन CGS में उसको क्या बोलते हैं, स्टैट वोल्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एनर्जी या वर्क का ERG, फोर्स को डाइन बोलते हैं, इंडक्टेंस को हेनरी, और इस तरह उसको ये कूलम मीटर पर सेकंड हमारे सामने, लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें बाकी हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो गॉस है। दोबारा से याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो क्या है, स्टैट वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो गॉस है। ठीक है जी। तो ये है हमारा CGS सिस्टम और उसके साथ MKS सिस्टम। तो यहाँ से आपको पता चल गया अब कि किन किन चीज़ों को हमने यहाँ पे टारगेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अदर यूनिट सिस्टम। अब फ़र्ज़ करें कि एक यूनिट सिस्टम को हमने दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल से इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलें। आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है 1 किलोग्राम जो होता है ना, ये इतने पाउंड्स के बराबर होता है। अब उलट कर दें, 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम फिर कितने किलोग्राम के बराबर होता है। इस तरह से 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने फुट के बराबर होता है, और 1 फुट में फिर कितने मीटर होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर फोर्स की। वो जो फोर्स का यूनिट जो है, फ़र्ज़ कर लें कि SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब इस न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें और FPS में कन्वर्ट करें। बड़ा ही आसान है, लेकिन बड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। तो बच्चों, 1 न्यूटन जो है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हम चलते हैं जी CGS सिस्टम में। बच्चों ये देखें, CGS सिस्टम में हमारे पास मास का यूनिट है। CGS सिस्टम में मास का यूनिट है ग्राम। तो जहाँ पर आपको किलोग्राम नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ग्राम, और रिलेशन ये आपने रटा मारा होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू इतने ग्राम्स। तो ये जो किलोग्राम नज़र आ रहा है इसकी जगह लिख दें 1000 ग्राम्स। उसके बाद है मीटर, लेकिन CGS में मीटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर की जगह लिख दें 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट सेम ही होता है। चलें अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन गया 10 रेज़ टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। बच्चों ये जो ग्राम सेंटीमीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर है इसको बोलते हैं डाइन, चुड़ैल नहीं, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। अब इसको टारगेट कर लें, ये MCQs आ सकता है कि 1 न्यूटन जो है वो CGS में किसके बराबर होता है। इस तरह आप FPS में चले जाएं, बड़ा सिंपल है वो भी, FPS वाला भी बड़ा सिंपल है, देख लेते हैं हम उसको भी। तो FPS में उसी तरह से फिर लिख लें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों FPS में हमारे पास जो मास का यूनिट होता है वो पाउंड होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर है, 1 किलोग्राम 2.25 पाउंड के बराबर है। तो यहाँ पर किलोग्राम की जगह आप लिख दें 2.25 पाउंड्स को मैं LB लिख सकता हूँ। आगे मीटर, लेकिन FPS में लेंथ का यूनिट मीटर नहीं बल्कि फुट होता है। तो आप देख लें कि 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर है।
तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा 3.28 फीट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा जी, पाउंड फीट ओवर सेकंड स्क्वायर। तो हमने किस तरह से एक यूनिट सिस्टम को पकड़ा और उसमें बाकी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। टारगेट समझ आ गया, एमसीक्यूज़ कैसे आना है। चलें आगे चलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं तो उसके यूनिट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें किस तरह से चेंज आता है। या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि एक जो यूनिट है, लेट सपोज कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो एक न्यूटन कितने यूनिट के या उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कितना चेंज आता है जब वो दूसरे यूनिट सिस्टम में जाता है। मसलन जो सीजीएस सिस्टम है उसमें फोर्स का यूनिट है डाइन, और जो एसआई सिस्टम है उसमें फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो जब आप न्यूटन को डाइन में चेंज करते हैं या न्यूटन को आप सीजीएस सिस्टम में चेंज करते हैं तो एक न्यूटन की न्यूमेरिकल वैल्यू डाइन में कितनी होती है। ठीक है जी। तो अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बज़ाहिर ये बहुत सिंपल भी है, इसे फाइंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके पीछे हमने एक दो एग्जांपल्स भी करके देखी हैं एक सिंपल मेथड से, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे एक शॉर्टकट तरीका। ठीक है जी। उस शॉर्टकट ट्रिक से सिर्फ एक सिंपल फार्मूला आपको याद करना है और उस फार्मूले की मदद से आप किसी भी यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास फार्मूला है वो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। लेट सपोज कि मैं न्यूटन को कन्वर्ट करना चाहता हूं डाइन में, यानी कि न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है, ये किस सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में है, और मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि न्यूटन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डाइन में किसके बराबर आती है। तो बड़ा सिंपल सा हमारा फार्मूला है जी, N2 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूटन किसमें, डाइन में, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, इज इक्वल टू N1, यहां पर हम करेंगे M1 ओवर M2 और इसकी पावर आप A कर लें, इसी तरह से L1 ओवर L2 इसकी पावर आप B कर लें, और इसी तरह से T1 ओवर T2 इसकी पावर आप C कर लें। अब आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टेप में आपने यूनिट को बेस यूनिट्स में लिखना है, यानी कि न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर ओवर 1 सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को हमने बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर जो N2 है ये दूसरा सिस्टम है और N1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, चूंकि हम जा रहे हैं न्यूटन से डाइन में, यानी कि एसआई सिस्टम से हम जा रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, तो हमने क्या करना है, मैस, लेंथ और टाइम की वैल्यूज को भी चेंज करना है। अब देखें हमारा जो दूसरा सिस्टम है उसमें जो M2 है, ठीक है जी, मैस उसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में मैस का यूनिट ग्राम होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 ग्राम। अब फर्स्ट सिस्टम यानी कि हमारा जो एसआई सिस्टम है इसमें मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन आपने क्या करना है, आपने किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप जिस सिस्टम में जा रहे हैं ना आपने उसी सिस्टम में सारे यूनिट्स को कन्वर्ट कर देना है। तो M1 यानी कि मैस का जो डायमेंशन है या मैस का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो किलोग्राम होता है, लेकिन हम जा रहे हैं दूसरे सिस्टम में तो हमने किलोग्राम की बजाय किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम्स में। तो यहां M1 की जगह क्या आ जाएगा, M1 की जगह आ जाएगा 1000 ग्राम्स। ठीक है जी, और इसकी पावर A। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, L किसका डायमेंशन है, L जो है ये डायमेंशन है हमारा किसका जी, लेंथ का डायमेंशन है या डिस्टेंस का डायमेंशन है या जो भी डिस्प्लेसमेंट जो भी चीज़ हो आपके पास। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम उसमें लेंथ, अब आ जाते हैं पहले सिस्टम में। पहले सिस्टम में हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये सेंटीमीटर है, ग्राम नहीं है, सेंटीमीटर है, तो हमने किस में चेंज करना है जी, सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। उसके बाद आ जाए टाइम में, ठीक है, इसकी पावर है B। तो टाइम का यूनिट एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में सेम ही होता है, तो यहां पर हम 1 सेकेंड ही लिखेंगे और यहां पर भी 1 सेकेंड लिखेंगे और इसकी पावर C। अब ये पावर कहां से लेनी है, पावर हमने यहां से लेनी है, जब हमने अपने यूनिट को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो वहां से हमें पावर लेनी है। देखें अब किलोग्राम है, इसके ऊपर क्या पावर है,
कोई पावर नहीं तो 1 है। इसका मतलब है कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1। उसके बाद हमारे पास है जी मीटर, ठीक है। तो मीटर के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, तो देखें ये बी जो कि लेंथ की डायमेंशन के ऊपर पावर है, सो बी इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद टाइम की डायमेंशन है टी, तो टी किसका डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन है सेकंड, तो सेकंड के ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा -2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब ये पावर्स यहाँ पर आपने लगा देनी है, ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह भी 1 आ जाएगा और सी की जगह आ जाएगा -2। अब आप इसको कर लें सिंप्लीफाई, ठीक है। देखिए जी ये हमारे पास क्या आएगा, 1000 आएगा, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये देखें जी 100 यानी कि 10 की पावर 2, और देखें जी 1 सेकंड और 1 सेकंड 1 नहीं आएगा आंसर, और 1 की पावर -2 भी 1 नहीं आएगा, सो यहाँ पर 1 ही आएगा। और उसके बाद ग्राम्स, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, और ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया, ठीक है। ये डायमेंशन जो है ये कैंसिल नहीं होंगे, डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी 10 रेज़ टू द पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है, सॉरी सेकंड की पावर -2, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2, ये पावर -2 है। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डाइन के। तो देखें जी हमने कन्वर्ट कर लिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दूसरे सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम जाउल को कन्वर्ट करते हैं सीजीएस सिस्टम में। हम देखना चाहते हैं कि जाउल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपने जाउल को किस में कन्वर्ट करना है, बेस यूनिट्स में। तो 1 जाउल जो है ये हमारा किसके बराबर होगा जी, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर ओवर 1 सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अब आप ए बी सी की सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल लीजिए। किलोग्राम की पावर क्या है, किलोग्राम की पावर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी पावर नहीं मतलब 1 पावर है, ठीक है। इसी तरह से मीटर की पावर क्या है, मीटर की पावर 2 है, सेकंड की पावर -2 है। तो ये हमने अपनी पावर्स निकाल ली। उसके बाद आपने इसी फार्मूले को लिखना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, n1 को हमेशा आपने 1 रखना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें आप जा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। अच्छा जी इसी फार्मूले को हम दोबारा से लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा n2 इज इक्वल टू n1। तो यहाँ पर उसी तरह से m1 ओवर m2 इसकी पावर a, l1 ओवर l2 इसकी पावर b, और t1 ओवर t2 इसकी पावर c। तो n2 इज इक्वल टू n1 को हमेशा क्या रखना है, 1, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखें यहाँ पर हमने क्या रखा है, 1, ठीक है। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हैं हम, ठीक है, उसको हम n1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हमेशा हमने 1 रखना है। सो n1 की जगह हम 1 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब देखें स्टेप नंबर 2 आपने वही करना है, ठीक है। हम किस सिस्टम में जा रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम, ठीक है। अब जिस सिस्टम से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एसआई सिस्टम से, तो एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेकिन हमने कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1000 आएगा, और इसकी पावर है a, तो a हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद आ जाएं जी लेंथ के डायमेंशन पे। तो लेंथ का जो यूनिट है हमारे पास सीजीएस सिस्टम में वो क्या होता है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो जिस सिस्टम से जा रहे हैं एसआई सिस्टम से, उसमें जो लेंथ का यूनिट है उसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 100, और b की पावर क्या है जी, 2 है। उसके बाद c, टाइम दोनों में सेकंड होता है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और c की पावर क्या आ जाएगी, -2। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ से हमारे पास आ गया 10 रेज़ टू द पावर 3, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 10 रेज़ टू द पावर 2, और उसका ऊपर स्क्वायर है, तो ये 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 4, और 1 की पावर -2 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 4 और 3, 10 रेज़ टू द पावर 7। सो 1 जाउल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 ERG, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, वो ERG है, ठीक है। और एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, वो जाउल है। सो 1 जाउल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 ERG। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में देख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं।
कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं हमारे पास, इसको आप वैसे ही याद कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ना कैसे है इसको? लेंथ के लिए कन्वर्जन फैक्टर्स, 1 मीटर जो है वो 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻5 किलोमीटर के बराबर होता है, 39.37 इंचज़ के बराबर होता है और 3.28 फुट के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इसी तरह से, 1 किलोमीटर इसी तरह से। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मेहनत मेहनत। समझ आ रही बात की? चलें जी आगे। इस तरह से मैस 1 किलोग्राम में 10⁻, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, 10⁻³ ग्राम्स होते हैं 1000 होते हैं। इस तरह से 1 किलोग्राम में कितने स्लग होते हैं? स्लग भी मैस का यूनिट है, ठीक है जी। और यू जो है हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें जी, हमारा टारगेट एरिया 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। एमसीक्यूज ये आया हुआ है और आ सकता है दोबारा से। नेक्स्ट जी, टाइम के इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अब समझाने वाला तो नहीं रह गया, ये तो अब खुद ही आपने आप इसको याद करना है, ठीक है। मैंने आपको इसको पढ़ना बता दिया कि इस टेबल को पढ़ना कैसे है। चलें जी नेक्स्ट करें जी। वर्क एनर्जी एंड हीट, देखिए जी, जूल फुट पाउंड, ठीक है जी। वर्क एनर्जी हीट का एक यूनिट है, ठीक है। जूल फुट पाउंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसको BTU भी बोलते हैं, BTU, ठीक है। तो इन सब की कन्वर्जन भी आपके सामने, 1 जाउल जो है वो इतने फुट पाउंड के बराबर होता है और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 फुट पाउंड जो है वो इतने जूल के बराबर होता है, 1 फुट पाउंड जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपने इनमें से, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें जो टारगेट आपने करना है, यहाँ से हमारा MCQs आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी याद कैसे करनी है। तो टारगेट किसको करना है जी? टारगेट करना है जी BTU को, टारगेट करना है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, टारगेट करना है जी किलोवाट आवर को। इनको टारगेट करें, यहाँ से इंशाल्लाह अगर आएगा तो MCQs यहीं से आएगा। चलें जी नेक्स्ट करते हैं जी। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास जी, डायमेंशंस। डायमेंशंस, डायमेंशन है क्या? फ़र्ज़ करें, मेरी बात सुने गौर से, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, फेमी, यार्ड, ये सारे क्या हैं? ये सारे ही लेंथ की नेचर में आते हैं। इन सब की लेंथ नेचर इनकी लेंथ जैसी है। डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है ना, हाइट भी तो एक लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। तो इन सब की नेचर सेम है। इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इनका थानेदार बना दिया जो इन सब को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह क्लास में CR जो होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन जो है वो सारी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी नेचर एक जैसी होती है उन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो डायमेंशन क्या करता है जी? डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। बच्चों ये देखें, सेकंड, मिनट, वीक, मंथ, इसके अलावा अपना प्लैंक्स टाइम, सदी, 10 साल, ये सारे क्या हैं? सारे टाइम है। इन सब के लिए एक ही डायमेंशन है। तो बुनियादी तौर पर जो हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं हमने उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से 2-3 डायमेंशन याद करके आप सारे डायमेंशन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ, डिस्टेंस, ये मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है जी। हाउ टू फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड कैसे करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी। मसलन मुझे डायमेंशन फाइंड करना है जी, फ़र्ज़ कर लें जी एनर्जी का। एनर्जी का कोई भी फार्मूला लिख लें, मसलन मैं लिख लेता हूँ जी काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू ½ mv²। ठीक हो गया। अब बच्चों कन्वर्ट ऑल बेस क्वांटिटीज़
यानी कि इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ आ रही हैं उन सब को बेस में कन्वर्ट करें। अगर तो पहले से बेस में है तो इट्स ओके, अगर बेस में नहीं है तो सबसे पहले इनको बेस में कन्वर्ट करें। तो बच्चों मैथ तो बेस ही है और वेलोसिटी बेस नहीं है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड, और स्पीड किसके बराबर होता है? लेंथ ओवर टाइम। लेंथ टाइम मास बन गई बेस क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 3 या 4 बेस क्वांटिटी के यूनिट आप याद कर लें, डायमेंशन याद कर लें, बाकी सब को आप ड्राइव कर सकेंगे। वो कौन से 4 आपने याद करने हैं? लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T और मास के लिए किलोग्राम, सॉरी कैपिटल M। और चार्ज, ठीक है जी, चार्ज वैसे बेस नहीं है, ड्राइव है, लेकिन चार्ज का डायमेंशन भी याद कर लें, वो भी काम आएगा। ये है जी Q। क्लियर हो गया? अच्छा, पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने फार्मूला लिखा, उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ में लिखा, उसके बाद इसको डायमेंशन दे दें। देखें ये है हमारे पास 1/2, ये एक नंबर है, ठीक है, नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया? M, लेंथ का L और टाइम का T। तो ये बन गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सॉरी, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये लेंथ स्क्वायर ओवर टाइम स्क्वायर। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ mL² T-2। क्लियर हो गया? तो आगे चल के मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, वो ट्रिक्स अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकेंगे। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बच्चों मैकेनिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उसमें आपने न्यूटन और जूल इनके डायमेंशन को रट लेना है, ठीक है। न्यूटन जो है इसका डायमेंशन हमारे पास है, ये लिखा हुआ है mL/T-2, और जूल जो है mL² T-2। अब इन दो की मदद से 3 आपने पहले याद किए हुए हैं, लेंथ का, मास का और टाइम का, इन दो को भी याद कर लें तो आप कोई भी डायमेंशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे लिखना है पावर का डायमेंशन या टॉर्क का डायमेंशन। तो टॉर्क जो है बच्चों, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है RF के। अब मुझे लंबे प्रोसेस की तरफ नहीं जाना कि मैं पहले फोर्स की जो है वो बेस क्वांटिटीज लिखूं, और फिर आपने फोर्स का डायमेंशन जो यूनिट है न्यूटन, और जो डायमेंशन उसको आपने रटा मारना है, न्यूटन को और जूल को। अब न्यूटन किसके बराबर है? mL/T-2। डायरेक्टली लिख दें इसकी जगह mL/T-2, और R ये लेंथ का डायमेंशन है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? L। तो ये L हो जाएगा, ये बन जाएगा mL² T-2। फ़र्ज़ करें कि मुझे पावर का डायमेंशन लिखना है, तो पावर जो है दैट इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क का डायमेंशन हमने रटा हुआ है mL² T-2 और टाइम का T। तो देखें कितनी आसानी से। तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ ये दो ड्राइव और 3 बेस डायमेंशन अगर आप रट लें तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फ़ौरन से सेकंड्स में लिख सकते हैं, और यहाँ से एक MCQs आने का, डायमेंशंस में से एक MCQs आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और मोस्टली जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आएगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों आपको एक बड़ी कम्प्लेक्स, सॉरी फिर मैंने आपको बच्चों कह दिया एक बड़ी जो कॉमन जो क्वेश्चन जिसके आने का ज़्यादा चांस है वो सिंपल नहीं होगा, कम्प्लेक्स होगा। कैसा कम्प्लेक्स होगा? मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मेरे पास एक क्वांटिटी है जी, फ़र्ज़ कर लें जी P
माइनस, ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बीटा ओवर अल्फ़ा सी स्क्वायर, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय वी माइनस गैमा ओवर मैस इनटू टाइम। फ़र्ज़ी तौर पे मैंने क्वांटिटीज़ बना ली। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस रिलेशन में बीटा जो है इसका डायमेंशन क्या है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ जी मैस, और खाली मैस ही रहने देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि इस रिलेशन में बताइए बीटा का डायमेंशन क्या होगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था दो एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही ऐड किया जा सकता है और दो एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा भी क्या है, ये पूरा भी प्रेशर है। ये सारे का सारा क्या है, प्रेशर। जो प्रेशर का डायमेंशन है इस पूरी क्वांटिटी का वही डायमेंशन है। क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पर मुझे अगर इसका पूरे का यूनिट बनाना है तो मुझे पता है इस पूरे का यूनिट किसके बराबर आएगा, प्रेशर के। क्लियर हो गया? अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है या यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो न्यूटन का डायमेंशन क्या है मेरे पास, mL/t-2, और मीटर स्क्वायर, मीटर का डायमेंशन क्या है मेरे पास होता है, लेंथ होता है। तो मीटर स्क्वायर की जगह लेंथ स्क्वायर आ जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा m/t-2 और l-1। तो यहाँ मैं प्रेशर की जगह इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी मैं m/t-2 l-1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बीटा ओवर मैस। ठीक हो गया? अब बीटा को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, और मैस जो है ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बीटा इज़ इक्वल टू, और मैस का डायमेंशन क्या है, m, तो ये आ जाएगा m पहले यहाँ पर मौजूद है, m² l-1 t-2। देखिए कितनी आसानी से हमने एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन बना लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपके लिए आसानी ये होगी कि साथ में कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको आप जानते होंगे। मिसाल के तौर पर ये वॉल्यूम है, इसको तो आप जानते हैं। अगर इनका नहीं भी पता, इनमें से कोई एक अननोन भी है, तो आपको पता है कि वो सारी मिलके बनाएंगी क्या, वॉल्यूम। जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा कि ये दोनों मिलकर बीटा और m मिलकर बनाएंगी क्या, ये बनाएंगी प्रेशर वाली डायमेंशन। वो मैंने यहाँ पर लिख ली और इसको यहाँ पर लिख लिया। अब जिसकी निकालनी है, जो अननोन है, उसको यहाँ पर रहने दें, दूसरी को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, मसला सॉल्व हो गया। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बनाया जा सकता है। अब आ जाए नॉन मैकेनिकल में। नॉन मैकेनिकल में याद कर लें चार्ज का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन और वोल्टेज का। इसको रट्टा मार लें, इसकी मदद से कोई भी डायमेंशन आप बना सकते हैं। क्लियर है जी? अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं या हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उन एक्सप्रेशंस में अगर कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएं तो उनके डायमेंशंस किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है जी x = at + bt²। ठीक है, अब यहाँ से मुझे a और b ये दो कांस्टेंट्स हैं, मुझे इन कांस्टेंट्स के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। देखें, सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम वहां पर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढेंगे जिसका डायमेंशन हमें पता है। तो इस एक्सप्रेशन में आपको कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नजर आ रही है जिसका डायमेंशन आपको पता है? तो देखें x, ठीक है, ये लेंथ का डायमेंशन है। ठीक है, x जो है वो डिस्टेंस को या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका डायमेंशन हमें पता है। अब बाकियों का मालूम करना बड़ा ही आसान है। अगर इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है तो फिर जो at है इसका डायमेंशन भी लेंथ का ही होना चाहिए, और इसमें जो प्लस हो रहा है bt², इसका डायमेंशन भी लेंथ का डायमेंशन ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो a और t है इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ का डायमेंशन। सो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है जी, l होता है। ठीक है, अभी हमें निकालना किसका है, a का डायमेंशन निकालना है। तो a = l, और ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है जी सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया जी, सॉरी, टाइम का डायमेंशन t होता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, lt-1। सो ये है डायमेंशन ऑफ a।
सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किसके बराबर रखेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लेंथ के डायमेंशन के बराबर रखेंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन भी लेंथ का डायमेंशन है, तो इसका भी लेंथ का ही होना चाहिए, क्योंकि ये तभी ऐड हो सकती है अगर इनके डायमेंशन सेम हो। ठीक है, और दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है? वो भी लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। तो यहां से हमें एक और बात सीखी है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उनको ऐड करने से जो नई क्वांटिटी आएगी, ठीक है, मसलन मेरे पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है, अब a प्लस बी को ऐड करने से वही डायमेंशन आना चाहिए जो लेंथ का डायमेंशन है। क्लियर होगी बात? चलें जी, तो यहां पर हमारे पास आ गया जी बी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल, लेकिन हम यहाँ पे डायमेंशन निकालना चाहते हैं b का, तो ये टी स्क्वेयर जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब t क्या है? टाइम, और टाइम का डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा? टी स्क्वेयर आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन गया एल टी माइनस टू। तो ये है जी हमारा डायमेंशन ऑफ b और ये है जी हमारा डायमेंशन ऑफ a। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन हमने ली है। तो इस इक्वेशन में देखें जी, हमें डायमेंशन निकालना है a का और b का। देखें वही स्टेप नंबर 1, हम इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढेंगे जिसका डायमेंशन हमें पता है। तो यहाँ पर देखें ये p प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है। अगर ये प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है तो ये जो a ओवर टी वी स्क्वायर है, इस पूरे फैक्टर का डायमेंशन भी वही होना चाहिए जो प्रेशर का है, क्योंकि दो सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a ओवर टी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? प्रेशर का यूनिट है पास्कल, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन निकालें जरा। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय मीटर की -2। तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया किलोग्राम m-1 और s-2। अब इसका डायमेंशन बना लें, ये बन जाएगा m l-1 और t-2। सो a ओवर टी वी स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब देखें t जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर का जो डायमेंशन है हमारे पास वो केल्विन है। और इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt-1, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और t-2। अब हमें चाहिए a का डायमेंशन, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी m l-1 t-2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k, उसके साथ क्या है जी l स्क्वायर और t-2। अब देखें जी m तो m ही आ जाएगा, l-1 और l2, तो l की 1 हो जाएगा, t-2 t-2 t-4। तो क्या डायमेंशन बन गया जी हमारे पास? डायमेंशन बन गया a का ml t-4 और k। अब बारी है जी b की। अब देखें ये प्रेशर है, इसमें प्रेशर ही ऐड हो रहा है, तो ये पूरा फैक्टर भी क्या होना चाहिए? इसका डायमेंशन भी प्रेशर वाला ही होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक आसान चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, वो है v-m। ये मॉलिक्यूलर स्पीड है vm। अब देखिए अगर ये स्पीड है तो इसमें से स्पीड ही माइनस हो सकती है और स्पीड ही ऐड हो सकती है। इसका मतलब है कि b का डायमेंशन भी वही होगा जो इसका है। इसका मतलब है कि b का डायमेंशन भी स्पीड वाला ही होगा और वो क्या होगा? lt-1 ही होगा। सो इस तरह से आप किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी फिजिकल एक्सप्रेशन में अपेयर हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल वाले। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल वाली क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? याद रखें एक्सपोनेंशियल में जो भी फैक्टर आ रहा होता है वो फैक्टर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो एक्सपोनेंशियल में जो भी फैक्टर आ रहा होता है, जो भी फैक्टर उसमें आ रहा होता है वो फैक्टर हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो तभी डायमेंशन लेस होगा अगर इसकी जो पावर है ये किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। सो एक्सपोनेंशियल में जो भी फैक्टर आ रहा है इसको आपने हमेशा 1 के बराबर रखना है। सो b ओवर एक्स टी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर मैं b निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? एक्स टी। एक्स क्या है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l, और टाइम का t, तो क्या डायमेंशन बन गया b का जी? b का डायमेंशन बन गया lt। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर मुझे यहाँ से a का डायमेंशन निकालना हो तो देखें ये जो पूरा एक्सप्रेशन है किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट है a e माइनस बी ओवर एक्स टी किसके बराबर होना चाहिए? न्यूटन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स के बराबर है। अब देखें एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशन लेस होता है, लिहाजा इस पूरे का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको हम 1 के बराबर रखेंगे। सो a इंटू 1 इज इक्वल टू, न्यूटन को आप बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो किलोग्राम के लिए MLT-2। सो A का जो डायमेंशन है वो MLT-2 के बराबर आ गया और B का जो डायमेंशन है वो LT के बराबर आ गया। सो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अपेयर होने वाले जो कांस्टेंट होते हैं उनके डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात याद रहे, कांस्टेंट से मुराद यहाँ पर ये ABC वगैरह हैं, ठीक है, मतलब इनके डायमेंशन तो होते हैं। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते, लाइक हमारे पास 2 है, 3 है, पाई है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी कांस्टेंट ही होते हैं लेकिन उनके डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट से मुराद था, कांस्टेंट से मुराद हमारी ये वैल्यूज़ ही थी, मतलब जो अननोन वैल्यूज़ थी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग फिग्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट। बच्चों को तो खैर इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे नहीं पता कि आपको होती है या नहीं होती। इसमें टारगेट है हमारा ये, एक MCQs आने का चांस है यहाँ से। इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं और इसको सिग फिग भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन वो लिखी होती है कि जी ऐसे डिजिट्स जो नोन हो और एक पहला डिजिट जिस पे आपको शक हो, डाउटफुल हो, वो मिलाकर बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये डेफिनेशन बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देती है, इसकी वजह से समझ नहीं आती। इसलिए हमने उन कन्फ्यूजन में नहीं जाना, हमने सिर्फ सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर या सिग फिग किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कर लें जी। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट द नंबर्स ऑन विच वी कैन रिलाई आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन की दो खामियां थी जो मैंने आपको बतानी थी। एक तो खामी डायमेंशन की बच्चों ये होती है कि डायमेंशन दो क्वांटिटीज़ में डिफरेंट फ़र्क नहीं कर सकता। मसलन टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है और एनर्जी या वर्क का यूनिट जो है वो जूल है। अब जूल भी न्यूटन मीटर है। अब वर्क के यूनिट को तो हम जूल कह देते हैं, एनर्जी के यूनिट को जूल कह देते हैं, लेकिन टॉर्क के यूनिट को हम न्यूटन मीटर नहीं कहते। लेकिन होता वर्क का जूल भी न्यूटन मीटर के बराबर है। तो जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन तो सेम आएंगे। तो हमें क्या पता कि ये डायमेंशन किसका है, टॉर्क का या वर्क का या एनर्जी का है। सो ये दो क्वांटिटी में डायमेंशन फ़र्क नहीं कर सकता। उसके अलावा जब हम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अब देखें ये जो VF है इसका डायमेंशन है L/T। ज़ाहिर बात है इसका भी क्या आएगा L/T और इसका भी क्या आएगा L/T। अब हमारे जहन में ये आ रहा है कि ये L/T ऐड होके बन जाएगा 2L/T। नहीं, वो क्वांटिटीज़, वो इक्वेशंस जहाँ पर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही होती हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पर डायमेंशन लिखने के लिए हमें हर क्वांटिटी का डायमेंशन अलग से निकालना पड़ता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। मसलन अगर मैं LT में से LT माइनस करूँगा तो हमारे जहन में आएगा कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। नो, L/T में से माइनस करेंगे जब L/T तो जवाब फिर भी L/T आएगा। इसकी मिसाल यूँ है, अगर हमारे पास पानी है, उस पानी में से मैं कुछ पानी निकाल लूँ तो वो पानी तो फिर भी बाकी भी पानी ही रहेगा, यानी कि नेचर तो सेम रहेगी। आप एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन माइनस करें तो वो डायमेंशन ही आंसर है। ये खराबी है डायमेंशन के अंदर, ठीक है। दो खराबियाँ मैंने आपको इसकी बता दी, ठीक है जी, कि इसमें क्या क्या खराबी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। दो तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद रखा जा सकता है। नंबर 1, डेफिनेशन आपने कर ली। ड्यू टू अनसर्टेनिटी, हमारी एरर की वजह से मेजरमेंट के अंदर द नंबर्स ऑन विच वी कैन रिलाई और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो नंबर्स हमारी मेजरमेंट में आते हैं उनमें से कौन से ऐसे नंबर्स जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई कैलकुलेशन है और उसका आंसर आ रहा है। अब इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो मेजरमेंट के लिए मुफीद हैं, जिन पर रिलाई किया जा सकता है, उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका देख लेते हैं। दो तरह से सिग्निफिकेंट फिगर आप निकालेंगे। नंबर 1, जिस मेजरमेंट से कहा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लो, अगर तो बताया गया हो कि वो मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के साथ ली गई है, यानी कि नंबर 1 आपको इंस्ट्रूमेंट का पता हो।
ऐसी सूरत में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलेंगे? नंबर 1, बच्चों जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मसलन मेरे पास है जी 1.06795, ये जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर हैं 16795, ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ज़ीरोज़ की। बच्चों ज़ीरो अगर लेफ़्ट पे आ जाए, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के, किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर के, किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अगर लेफ़्ट पे ज़ीरो आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी, इसको हम स्टार्टिंग ज़ीरो भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब देखें ज़ीरोज़ अगर लेफ़्ट पे आ जाएं, यानी कि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, स्टार्टिंग वाले ज़ीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ एक। क्लियर हो गया? उसके बाद जी सेंटर में अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेंटर में आ जाए, ठीक है, मसलन 1.05 या 1.503। अब देखें इसमें भी ये ज़ीरो जो है दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए इसमें? 3। यहाँ पर देखें ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ गया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बच्चों ज़ीरो अगर लेफ़्ट पे आए, यानी कि नंबर स्टार्ट ही ज़ीरो से हो रहा हो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सेंटर में आए सिग्निफिकेंट होगा। अगर राइट पे आए, अगर राइट साइड पे आए तो क्या होगा? इसमें अब दो चीज़ें, दो कैटेगरीज़ हैं कि जो जिस नंबर की बात हो रही है, क्या वो नंबर डेसिमल वाला है या विदाउट डेसिमल। तो पहले बात कर लेते हैं डेसिमल वाले नंबर की। डेसिमल वाला नंबर, बच्चों अगर नंबर डेसिमल वाला हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1.3000, ज़ीरो राइट पे आ रहे हैं और नंबर भी डेसिमल वाला है, तो ये तीनों के तीनों ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर नंबर डेसिमल वाला ना हो, अगर ऐसा नंबर हो, ऊपर देखें इंस्ट्रूमेंट इज़, इसको कर लें इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट नोन। अगर इंस्ट्रूमेंट नोन ना हो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम ना जानते हों, बाकी सारा कुछ तो सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। वो नंबर जिसमें डेसिमल प्लेस ना हो और उसके राइट पे ज़ीरोज़ आ रहे हों, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? सिर्फ एक। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यूज़ है, और ये अगर आएगा तो इसी तरह का एमसीक्यूज़ आएगा। मोस्ट कंफ्यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर में से अगर कोई चीज़ है तो वो यही है कि ज़ीरो अगर राइट पे हो और नंबर डेसिमल वाला हो, नंबर डेसिमल वाला हो और ज़ीरो राइट पे हो तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर डेसिमल वाला ना हो और ज़ीरो राइट पे हो और इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी ना बताया गया हो, ये दो चीज़ें, नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस हो। तो क्या बात हो रही थी कि अगर नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस वाला हो, ज़ीरो उसके राइट पे हो और इंस्ट्रूमेंट के बारे में ना बताया गया हो, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है, ठीक है। और अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया हो तो फिर क्या करना है? फिर हमने एक छोटा सा फार्मूला जो आपने रट्टा मार लेना है उसको, वो फार्मूला है जी सिग फिग इज़ इक्वल टू लॉग, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा नंबर और नीचे हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ उन नंबर्स पे अप्लाई करना है जिनके राइट पे ज़ीरो हो और जो डेसिमल वाले ना हो। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, लॉग
नंबर हमारा क्या है 8000, और फ़र्ज़ करें कि जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ ये 8000 वाली मेजरमेंट आई है उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 10, तो 10 से यहाँ डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा 800, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। क्लियर, पता चल गया टारगेट किसको करना है। ओके, उसके बाद है अगर हम नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हों या डिवाइड कर रहे हों तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कैसे डिसाइड करना है, ठीक है जी। तो बच्चों अगर हम बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हों तो ऐसी सूरत में अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और इनका पहले आंसर निकालना है। बच्चों इनका आंसर आएगा, फ़र्ज़ कर लें अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इन सारे नंबर्स में से किस नंबर का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा, यानी कि आसानी के लिए आप ये याद रख लें कि किस नंबर में डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम डिजिट हैं। इसमें कितने, 1 2 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो जो सबसे कम जिसमें डिजिट हों उसके मुताबिक आंसर लिखना है। तो डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम क्या है 1, तो आपने भी डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 1 ही लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद एडिशन करते वक्त और सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी इसी फार्मूले को आपने जहन में रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास मसलन 10 की पावर से पहले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गए जी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग फिग्स। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम जी टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारे पास दो ही एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो होता है ये आता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें ज़ीरो एरर है या कोई और ख़राबी है और उस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें जो ख़राबी आएगी उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। दूसरा, अच्छा, एरर को हम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, याद रखें, एरर को अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है लोग कहते हैं कि जी इसका कॉज अननोन है। अब इससे क्या मुराद है, हम कहते हैं कि इसका जो कॉज है वो अननोन है। अच्छा, लोग कह देते हैं जी इसका तो कॉज पता ही नहीं है। यहाँ पर एक बुनियादी मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों। रैंडम एरर बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ जहाँ पर मेजरमेंट ली जा रही है वहाँ पर कंडीशन आइडियल ना हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर कम हो, एयर प्रेशर, हवा चल रही हो, मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा, वो गलती हो रही हो, या जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है हो सकता है वो गलती कर रहा हो, वो इनएक्सपीरियंस हो, या जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली जा रही है वो फॉल्टी हो। यानी कि रैंडम एरर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से कोई एक वजह जो एग्जैक्टली हमारी उस गलती की वजह है वो हमें नहीं पता होती। यानी कि ये नहीं कि वजह ही नहीं पता, वजह बहुत सारी हैं, उनमें से एग्जैक्ट कौन सी वजह रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं पता, इसे कहते हैं रैंडम एरर। तो आगे बढ़ते हैं जी, हम एरर को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हम एरर्स को किस तरह से शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एरर्स कैलकुलेट करने के जो सिंपल मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड्स, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सम, ठीक है। अगर दो क्वांटिटीज़ का सम हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, मसलन x जो है ये a प्लस बी या a माइनस बी के बराबर हो, जबकि a और b हमें गिवन है, तो a और b से जब हमने x कैलकुलेट करना है तो जो एरर आ रहा है a और b में, इस एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका बड़ा सिंपल हमारे पास फार्मूला है, डेल x, यानी कि एरर जो है हमारी इस वैल्यू में ये बराबर होगा एरर इन a प्लस एरर इन b। जितनी भी क्वांटिटीज हो a b c d e f जितनी भी हो वो सारी आपने सम कर देनी है, ठीक है। तो ये देखें जी, इसमें हमारे पास एरर है 0.1 और दूसरी क्वांटिटी में भी एरर है 0.1, तो हमारा एरर क्या बन जाएगा 0.2। आप सम पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हों
या दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हों तो आप एरर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास जो x है ये बराबर है a मल्टीप्लाई बाय b, या x हमारे पास बराबर है a डिवाइडेड बाय b। तो सम और डिफरेंस, इसमें एरर कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एरर कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है। तो कैसे निकालेंगे जी हम एरर? दो वैल्यूज़ चाहे मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों, उनका एरर निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है जी, डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डेल ए ओवर ए। यानी कि हम फर्स्ट क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, फिर सेकंड क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो वो बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो आप अगर ना करें यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई, तो फिर आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर होगा। तो फ्रैक्शनल एरर भी आप निकाल सकते हैं और उसको फिर आप परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप कोई सी भी दो क्वांटिटीज ले लीजिए, जिस तरह आपने यहाँ पर लिया, हमारे पास जो ए है दैट इज इक्वल टू 1.5 और प्लस माइनस 0.1, और जो बी है ये हमारे पास है 2.6 और प्लस माइनस 0.03। आप कर लें, इसको चेंज कर लें। अब देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल ए है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल बी है। अब डेल ए और डेल बी, ए और बी यहाँ पुट करें सिंपल फार्मूले में और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो डेल ए की जगह क्या पुट करेंगे, 0.1 ओवर ए हमारे पास क्या है 1.5, प्लस डेल बी की जगह क्या पुट करेंगे 0.03, डिवाइडेड बाय बी की जगह क्या पुट करेंगे 2.6। यानी कि एक ही इक्वेशन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा, और जो भी इसका आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है जी। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आप इस तरह से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही फार्मूला लगाएं और आपका एरर आ जाएगा। इस तरह से आप अगर किसी एक्सप्रेशन में पावर आ रही है, लेट सपोज कि हमारा जो x है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पर पावर आ रही है, तो एरर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसका भी सिंपल तरीका है जी, डेल x ओवर x इज इक्वल टू डेल a ओवर a और मल्टीप्लाई बाय पावर, जो भी आपकी पावर हो उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप पावर में जो एरर आ रहा है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ जाए, यानी कि उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो, उसमें डिवीजन भी हो रही हो, उसमें पावर भी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? लेट सपोज हमारे पास है जी x इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर l और c की पावर m। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए जहां मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, वहां डिवीजन भी हो रही है, ठीक है, और उसके बाद वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो है वो पावर भी है। तो इस तरह से आप कैसे इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे? तो ये भी बड़ा सिंपल है, वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है जी, डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डेल ए ओवर ए, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी पावर के साथ। इसकी पावर क्या है n, उसके बाद प्लस डेल बी ओवर बी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी पावर से, वो क्या है, वो है जी l, और मल्टीप्लाई बाय डेल सी ओवर सी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी पावर से, वो क्या है m। ठीक है जी। तो जितनी भी आपके पास यहाँ पर क्वांटिटीज आ रही हो, a b c d 2 3 4 5 6, उन सब को आपने इसी तरह से लिखते जाना है। डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर, फिर डेल बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर, एंड अप टू सो ऑन। आप इस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किसके बराबर होता है जी, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब आपने क्या करना है जी, आपने जी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, जबकि आपको वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। लेट सपोज के लेंथ जो है आपको गिवन है जी 1.02, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है दैट इज़ 0.1। इसी तरह से जो टाइम है वो आपको गिवन है जी 50 सेकेंड, और इसमें जो एरर है वो है जी 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप जी में जो अनसर्टेनिटी है या एरर है उसको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जी निकालना होगा, उसके लिए हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। स्क्वायर करने के बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास जो जी आएगा ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी, टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो हम इसका तो एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एल और टी का एरर कैलकुलेट करेंगे। अब देखें ये डिवाइड भी हो रहे हैं और पावर भी है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा जी, डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर एन प्लस डेल बी ओवर बी और मल्टीप्लाई बाय उसकी पावर एल। अब देखें हमारे पास यहाँ पर दो ही क्वांटिटीज़ हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, एल और टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने उसी को ही यहाँ पर उतनी ही हमने वैल्यूज लिखी, 2 तक, ए और बी। अगर 3 होते तो हम 3 लिख देते, 4 होते तो हम 4 लिख देते। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, डेल ए ओवर ए। अब डेल ए देखें कहाँ पर है, ये एल जो है लेंथ जो है इसको आप ए कह लें और टाइम को आप बी कह लें। तो
लेंथ में एरर कितना है 0.1 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है जी 1.02। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पावर से, ठीक है जी। तो देखें जी यहाँ पर l की पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस डेल बी, टाइम को आपने b कहा है तो यहाँ पर हम डेल बी क्या है, एरर कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय b कितना है 50 और मल्टीप्लाई बाय पावर, तो इसकी जो पावर है टाइम की वो कितनी है 2 है, ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका g में एरर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाला कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आप वहाँ से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक्यूरेसी, अच्छा इसके बारे में भी बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। हमें दो वैल्यूज़ दे दी जाती हैं फ़र्ज़ करें और कहा जाता है बताइए इनमें से ज़्यादा प्रिसाइज़ कौन है और कम प्रिसाइज़ कौन है। तो हम एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देते हैं जी कि फ़र्ज़ करें जी ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट से जो वैल्यूज़ करीब करीब होंगी, वो वैल्यूज़ जो खुद एक दूसरे के करीब करीब होंगी, उनके दरमियान जो इंटरवल है वो इंटरवल अगर क्लोज होगा, वो वैल्यूज़ करीब करीब होंगी तो हम कहेंगे प्रिसाइज़ वैल्यू। इसको छोड़ दें यार, हमें चाहिए उसका प्रैक्टिकल के प्रिसाइज़ वैल्यू। प्रैक्टिकली किस वैल्यू को बोलते हैं? अगर एक मेजरमेंट आपको दी जाए तो बताइए वो प्रिसाइज़ है कि नहीं है। हमें ये जानना है, ये हमारे काम की बात है, ठीक है। तो चले देख लेते हैं जी प्रिसीजन क्या है। इट गिव जी तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट के एतबार से, ठीक है। जब भी आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो इसकी जो है वो बहुत हमें ज़रूरत पेश आती है। इसके हवाले से भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, हम उन कन्फ्यूजन्स को भी दूर करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होती क्या है। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि आपने प्रिसीजन के हवाले से जो आम तौर पे कॉमन बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि हमारे पास एक टारगेट होता है, ठीक है जी। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हैं कि वो टारगेट के तो चाहे करीब हैं या दूर हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन वैल्यूज़ का जो आपस में गैप है, अगर वो गैप एक जैसा हो, वो गैप सेम हो, तो हम कहते हैं कि वो वैल्यूज़ प्रिसाइज़ हैं। मसलन ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब करीब हैं तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिसाइज़ हैं। अगर ये वैल्यूज़ इस तरह से होती कि एक वैल्यू यहाँ पे होती, दूसरी यहाँ पे होती, तीसरी यहाँ पे होती, तो हम कहते हैं ये प्रिसाइज़ नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं हैं। लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस डेफिनेशन का। हमें प्रिसीजन चाहिए मेजरमेंट के अंदर। तो याद रखें मेजरमेंट के अंदर जो प्रिसीजन होती है उसका ताल्लुक़ होता है सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा कि हमारी प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन वैसे है क्या? इट गिव्स information about resolution of instrument. The more information we have above of an instrument, the more precise it is. ठीक है जी। अब फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिस तरह मीटर रॉड है, स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है, ठीक है जी। अब इन तीनों से आप मेजरमेंट लेते हो। अब जिस वैल्यू में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है जी 1.5 और एक है 1.50 और एक है 1.500। अब मुझे बताएं कि इन सारी वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो आंसर होगा ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू की रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो ये वैल्यू इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। अब प्रिसीजन का ताल्लुक जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ होता है। लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा उससे आने वाली मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होगी। अब यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, हमने टारगेट, हमारा टारगेट याद रखें, एक ही इंस्ट्रूमेंट से आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेजरमेंट लें प्रिसीजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप इंस्ट्रूमेंट तब्दील नहीं कर लेते। इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो प्रिसीजन का
एक और नाम भी है हमारे पास जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आप जितनी दफ़ा मर्जी मेजरमेंट लो, मेजरमेंट में कोई तब्दीली, मेजरमेंट की जो मेजरमेंट का जो उसकी रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर जो हमारा मीटर रॉड है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है? मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि मीटर रॉड से आप जो भी मेजरमेंट लोगे, उस मेजरमेंट में डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट तक आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी मीटर रॉड से मेजरमेंट करूं, आंसर में हमेशा डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट होगा, यानी कि प्रिसीजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक इंस्ट्रूमेंट से जितनी दफ़ा मर्ज़ी मेजरमेंट ले लो, मेजरमेंट की प्रिसीजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली तभी आती है जब आप इंस्ट्रूमेंट तब्दील करते हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट की जगह कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर हमने ये भी बात की है कि प्रिसीजन जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट जितना कम होगा, प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, हमें वो जो मेजरमेंट है वो हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है। एक हमारे पास छोटी सी स्टिक है, स्मॉल स्टिक, उसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के साथ, स्क्रू गेज के साथ और मीटर रॉड के साथ। देखिए तीनों की प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। अब वर्नियर कैलिपर जो है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट तक आंसर आ सकता है। अगर आप वर्नियर कैलिपर से कोई भी मेजरमेंट लोगे, तो उस मेजरमेंट का जो जवाब है, उस जवाब में डेसिमल प्लेस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट हो सकते हैं। इसलिए वर्नियर कैलिपर से हमने लेंथ मापी तो वो आई 0.70 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद 1, 2, 3 डिजिट। तो देखें इसी लेंथ को, स्टिक वही है, स्टिक चेंज नहीं हुई, याद रखें मेजरमेंट वही है जो हम पहले ले रहे थे, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, हमने स्क्रू गेज इस्तेमाल किया, तो आंसर 0.70 की बजाय 0.700 आ गया। अब हमें 3 डिजिट मिल गए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो ये प्रिसीजन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब बात कर लेते हैं मीटर रॉड की। तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट तक। तो देखें, गौर करें, डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ही आंसर है। तो बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? तो आपका जवाब होगा ये, क्योंकि ये वैल्यू क्या बता रही है? सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रही है। और ये जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने लिया है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड दोनों से कम होता है। कम से मुराद है कि स्क्रू गेज ज़्यादा छोटी पैमाइशें भी कर सकता है, जो कि वर्नियर कैलिपर या मीटर रॉड नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ताल्लुक है जी प्रिसीजन के दरमियान और लीस्ट काउंट के दरमियान। प्रिसीजन को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट ले रहे हो तो प्रिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तब चेंज होगी जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे। उसके बाद हमारे पास है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है, इसको भी हम एरर ही बोलते हैं। एक और बात याद रखनी है आपने, प्रिसीजन को डायरेक्टली हम एरर नहीं कहते, बल्कि ये इनडायरेक्ट एरर होता है, जबकि जो एक्यूरेसी है ये डायरेक्टली एरर है। अब एक्यूरेसी क्या है बच्चों, आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, भी कहते हैं। अब ये परसेंटेज एरर क्या है? ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वैल्यू है g, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं g की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। जब मैं g की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। इनका डिफरेंस निकाल लें तो एरर जो है हमारा, एरर हमारा आएगा
एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और ये मॉड लगा दें। मॉड इसलिए लगाया है कि जो भी यहाँ पर माइनस करने से आंसर आएगा वो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है जी। मसलन वो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मॉड लगाने से वो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि एरर जो है वो उसका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई ताल्लुक नहीं, एरर पॉजिटिव ही होना चाहिए। एरर से मुराद ये है कि आप अपनी असल जो वैल्यू है उससे कितना आगे या कितना पीछे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया, 9.8 माइनस 9.6, ठीक है जी, और आंसर आया 0.2। तो बच्चों मेरा एरर कितना है, 0.2, यानी कि परसेंटेज जो एक्यूरेसी है वो हमें ये बताती है कि आप अपनी वैल्यू से, जो आपकी असल वैल्यू है उससे कितना पीछे हो या उससे कितना आगे हो, ठीक है। कितना डिफरेंस है आपकी एक्चुअल वैल्यू में और जो आपने मेजरमेंट की है उसमें, उन दोनों वैल्यू में जो फ़र्क है वही आपका एक्यूरेसी है। बच्चों ये फ़र्क जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो एरर है ये 0.2 है, ये एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। अच्छा, अब इसको परसेंटेज क्यों बोलते हैं? अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं? ये जो आपका एरर आया है ना, इस एरर को आप डिवाइड कर दें एक्चुअल वैल्यू के साथ। एक्चुअल वैल्यू हमारी 9.8 है, और मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 100% के साथ, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका परसेंटेज एरर। इसलिए इसको हम परसेंटेज एरर भी बोलते हैं, ठीक है जी, और इसको परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जो कंफ्यूजिंग थिंग है ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी के बारे में हो गया। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज परसेंटेज एरर। अच्छा, रिमेंबर, नोट्स के अंदर आपको हर टॉपिक के नीचे रिमेंबर मिलेगा। रिमेंबर जो है वो आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि वो जो रिमेंबर है उस रिमेंबर को याद करने से आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है। इसमें क्या रिमेंबर करना है? बोथ टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर रिलेटेड टू मेजरमेंट्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बच्चों, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है तो हो सकता है कि वो प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, ये भी हो सकता है कि वो प्रिसाइज ना हो एक्यूरेट हो, ये भी हो सकता है कि वो ना प्रिसाइज हो ना एक्यूरेट हो, और ये भी हो सकता है कि वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है जी। इनको बिल्कुल अलग अलग मेजर किया जा सकता है। प्रिसीजन को आप अलग से निकाल सकते हो और एक्यूरेसी को आप अलग से निकाल सकते हो। दोनों को निकालने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद प्रिसीजन डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरर्स। प्रिसीजन मैंने कहा कोई डायरेक्ट एरर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ, यानी कि लीस्ट काउंट के साथ। तो एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्जी उसको यूज़ करते रहो, लेकिन एक्यूरेसी में फ़र्क तब आएगा, प्रिसीजन में सॉरी, जब आप एक की बजाय कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे। इसलिए ये इनडायरेक्ट एरर तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप इसको एरर की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। एक्यूरेसी इज कॉज्ड बाय द अनसर्टेनिटीज एंड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरर्स। एक्यूरेसी का ताल्लुक डायरेक्टली एरर के साथ, बल्कि एक्यूरेसी जब हम निकालते हैं तो हम इसको एरर ही बोलते हैं, हम इसको परसेंटेज एरर ही बोलते हैं। सो इसका ताल्लुक जो है वो एरर के साथ है। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जब हम लाइव डिस्कशन में मिलेंगे तो वो तमाम चीज़ें, ठीक है, जो आपके जहन में अभी रह गई होंगी इस लेक्चर में, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।